दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे हाथ में एक एग्ज़ाम का पेपर है और ये आज होने वाला एग्ज़ाम BEO की परीक्षा का है, जिसमें से कुल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा पेपर बेहतर हुआ होगा। वैसे पेपर कुछ हार्ड था GS के लिहाज से, मैथ और रीजनिंग बहुत आसान था, है ना। तो मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का पूरा डिस्क्रिप्शन करा देता हूं। जो भी 15 क्वेश्चन है करीब मैथ और रीजनिंग को मिला करके, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं मैथ और रीजनिंग का पूरा ही आपको डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं कैसे आएगा, और आप अपना क्वेश्चन मिला लेंगे जिससे आपको आसानी होगी अपनी आंसर की चेक करने में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरह। रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक, हमारे पास सी सीरीज है, तो अगर सीरीज के हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो सी सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना। सी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 है। वैसे अलग अलग सीरीज में अलग अलग जगह पे होगा, तो बस आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेगा। मतलब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो सीरीज है इसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा है, तो बता रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा पद इसका स्थान लेगा क्वेश्चन मार्क का। तो हमें पकड़ना है कि ये सीरीज किस तरह से बनाई गई है। ठीक, तो देखो सीरीज किस तरह से बनी है। यहाँ पे इसका 3 गुना किया गया है और इसके बाद 2 घटाया गया है। 4 तियाँ 12, 12 में से 2 घटेगा 10। ठीक, यहाँ भी यही किया गया है। 10 का 3 गुना करके 2 घटाया गया, तो 10 तियाँ 30, 30 में से 2 घटेगा, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था 28। अब देखो क्या आगे फॉलो करेगा। 28 का यदि आप 3 गुना करें तो 8 तिरिका 24 और 3 दूना 6, 6 2 8, 8 में से जैसे ही आप 2 घटाएंगे, देखो 82 मिल गया आपको अगला, है ना। 82 में 3 का गुणा करके 2 घटाएंगे 244 मिल जाएगा। 244 में 3 गुणा करके 2 घटाएंगे 730 मिल जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही था? सी वाला ऑप्शन सही था। ठीक, यहाँ पर कितना होना चाहिए था क्वेश्चन मार्क के स्थान पर? 28। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का ही है, ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है सी सीरीज का। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पड़ा है वो सी सीरीज का है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपने अपने पेपर के हिसाब से आप लोग मैच करा लीजिएगा। कह रहा है कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से संबंध क्या है। ठीक, तो अब आपने अलग अलग लोगों से पढ़ा है, तो हो सकता है इसको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग पड़े हो। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बाकी आंसर हम आपको सही सही बता देते हैं। कह रहा है ए बी का भाई है, जो ए है वो बी का भाई है। ए बी का भाई है, इसका मतलब कभी कभी इसमें ये भी पूछ लेता है कि कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से आप सॉल्व करते हैं। फिर कह रहा है बी सी का भाई है, तो बी जो है वो सी का भाई है। ठीक, फिर कह रहा है कि सी डी का पति है, जो सी है ये पुरुष है क्योंकि पति है किसका? डी का। और ई ए का पिता है, जो ई है वो पिता है किसका? ए का, एक पीढ़ी ऊपर का है उसका। तो कह रहा है तो डी का ई से संबंध क्या है? तो डी का ई से संबंध क्या है, मतलब ये जानना चाह रहा है कि डी का ई से संबंध क्या है। तो हम बताएंगे कि ई डी को क्या कहेगा। तो ई का पुत्र ए है, ए का भाई बी है, बी का भाई सी है, इसका मतलब इन तीनों का पिता है ये। और सी की पत्नी होगी, क्योंकि कह रहा है कि सी जो है वो डी का पति है। अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी, है ना। तो इसका मतलब है कि इन तीनों भाइयों में से सी की पत्नी डी है। तो इस पिता की 3 संतानें और इसकी पत्नी है, तो क्या होगी इसकी? ये इसको क्या कहेगा? बहू कहेगा। यही वो जानना चाह रहा था आपसे कि क्या रिलेशन होगा। देखो सवाल को ध्यान से देखना। कह रहा है डी का ई से संबंध, डी का ई से संबंध पूछ रहा है, तो ई से पूछो कि डी तुम्हारा कौन है, यही बताना होता है ना। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों को। तो क्या संबंध होगा? बहू का। ठीक, एक क्वेश्चन और है कोडिंग डिकोडिंग का, चलते हैं उस पर। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को इस तरह लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसे इस रूप में लिखा जाएगा। मतलब इन चारों में से बताना है कि किस वाले को इस रूप में लिखा जाएगा। मतलब इसका कोड ये बनाया गया है, तो पूछ रहा है कि ये किसका कोड होगा। तो देखते हैं क्या किया गया है। देखो डी ई को उसने पलट दिया है ना, यहाँ पे लेके चला गया है। फिर सी ई ये लिखा हुआ है, एम बी ये लिखा हुआ है, ई आर ये लिखा हुआ है ना। मतलब दो संख्याओं को उठा, अक्षरों को उठा करके उसने इस तरफ से रखना शुरू कर दिया है। तो सेम काम यहीं पे हुआ है। तो इसका मतलब यदि उस कोड को बनाते समय
शुरुआत का अक्षर लास्ट में रखा गया है, तो जो ये चीज़ें लिखी हैं ये दोनों पहले रहे होंगे ऐसे, फिर इसके बाद ये दोनों रहे होंगे, फिर इसके बाद ये दोनों रहे होंगे, इसके बाद ये दोनों रहे होंगे, तो क्या बन जाएगा? नवंबर। कर लेंगे, है ना। इसको पलट करके इस तरह से लिखा था तो पूछा था कि ये किसका कोड होगा, मतलब इन चारों में से किसको इस रूप में लिखा जा सकता है। तो ये रूप कैसे बनाया गया था, यहाँ से दो दो अक्षर को लेकर के आगे से लिखकर पलट दिया गया था, तो हमने भी ये वापस ला के रख दिए, मतलब इन दोनों को पलट के यहाँ रखा गया, इन दोनों को यहाँ रखा गया, इन दोनों को यहाँ रखा गया, इन दोनों को यहाँ रखा गया। ठीक, कर लेंगे तो फिर ये किसका होगा? नवंबर बनेगा। चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, सीरीज का है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में x का मान ज्ञात कीजिए। सीरीज है 1 1 2 3 5 8 x और 21, और इनमें से 4 ऑप्शन में से बताना है कि x का मान कितना होगा। देखो ये सीरीज बनाई कैसे जा रही, 1 1 ऐड कर रहा है तो 2 आ रहा है, 1 2 ऐड कर रहा है 3 आ रहा है, 2 3 ऐड कर रहा है 5 आ रहा है, 3 5 ऐड कर रहा है 8 कर रहा है, तो 8 और 5 जोड़ेंगे, 5 और 8 कितना हो जाएगा? 8 5 13। अब देखो 13 और 8 जोड़ेंगे 21 आएगा। इसी तरह से सीरीज लगातार चल रही थी, इसका मतलब x की जगह पे क्या आ जाएगा? 13। एक बार और देख लेंगे, 1 1 2 हुआ, 1 2 3 हुआ, 2 3 5 हुआ, 3 5 8 हुआ, 5 और 8 13, 8 13 21। ठीक, ऐसे सीरीज जुड़ते हुए चली जा रही, तो इस x का मान कितना होगा? 13। ठीक, चलते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं आगे। कह रहा है कि ए बढ़ई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, एवं सी बढ़ई 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। मतलब 3 बढ़ई हैं ए बी सी। ए 6 घंटे में कुर्सी बना लेता है, बी 7 घंटे में कुर्सी बनाता है और सी 8 घंटे में कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करे तो 21 दिन में कितनी कुर्सियाँ बना पाएगा? देखो ऑप्शन है आपके पास 4। ऑप्शन दे रहा है 64, 69, 73 और 78। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक, तो देखो हम इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। अगर हम ये कहें कि ए 1 घंटे में 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा? 1/6। फिर वो हमसे कह रहा है कि इसको 8 घंटा प्रतिदिन काम करना है, कितने दिनों तक? 21 दिन में। तो 8 घंटा प्रतिदिन 21 दिन, इतने घंटे हो जाएंगे। 8 घंटे एक दिन में, तो 21 दिन में इतने घंटे, और 1 घंटे में काम करता है 1/6। तो यह आ जाएगा 2 3 6, 2 चौको 8, 3 से काटेंगे 7 चौक 28। इसका मतलब 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में एक कितनी कुर्सियाँ बनाएगा? 28। ऐसे ही बी के पास आएंगे, बी 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, तो 1 घंटे में 1/7 कुर्सी। उसको भी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन काम करना है? 21 दिन। तो 7 तरीका 21, तो 8 तरीका 24 कुर्सियाँ ये बनाएगा। अगर हम सी के पास आएँ तो 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, तो 1 घंटे में 1/8 कुर्सी। इसको भी 8 घंटा प्रतिदिन काम करना है 21 दिन तक। 8 से 8 कट जाएगा तो 21। टोटल जोड़ देंगे, 8 4 12, 1 13 के 3, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसका मतलब टोटल कितनी कुर्सियाँ बनाई जा सकती हैं? 73 कुर्सियाँ बनेंगी, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी वाला। इसी को लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी सी, ए 6 घंटे में, 7 घंटे में, 8 घंटे में, और टोटल टाइम हमारे पास कितना है? 8 घंटे प्रतिदिन करके 21 दिन, इतना टाइम है। देखो कितना आएगा, इसको 6 से भाग देंगे, सेम वही काम कर रहे हैं। देखो 8 × 21 को 6 से भाग दे रहे हैं, फिर 8 × 21 को 7 से भाग देना है, फिर 8 × 21 को 8 से भाग देना है, या 6 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, जो मान आएगा उसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे, काटेंगे तो 28 आएगा, 6 से भाग इसको देंगे 28 आएगा, 7 से इसको भाग देंगे 24 आ जाएगा, 8 से इसको भाग देंगे 21 आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 73। वो आपके ऊपर है किस तरीके से आप लगाते हैं, है ना। तो टोटल कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे? वो 73 चेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, चलते हैं यहाँ के एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। एक सीरीज टाइप की बना के दिया है इस तरह से कि इस ये और ये 3 मान है, चौथा खाली है। इन चारों में से बताना है कि अगला क्या होगा। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो ये सीधा सीधा ये कहता है कि इसका जो संबंध इसके साथ है ना, ठीक वही संबंध इसका इसके साथ होना चाहिए। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड 5 5 के गैप से चल रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ जाने में 5 प्लस है, यहाँ से यहाँ जाने में 5 प्लस है ना। ऐसे अगर आप चलेंगे तो यहाँ 5 प्लस कराते चले जाएंगे, ऐसा भी मिल जाएगा। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, सीधे सीधे केवल ABCD जानते हैं, तब भी कर लेंगे। देखो BCD, E गायब है, F
GHI गायब है K, तो LMNO गायब है P। तो देखो कि ऐसा कौन सा है, QRST, ये तो लगातार है, QRTS उल्टा हो गया है, QRTU, QRST गायब है, U आया है, इसका मतलब यही वाला होगा। QRSTU 2 गायब है, इसमें 2 का गैप होगा, ये नहीं हो सकता है ना। यहाँ सब जगह 3 लगातार थे, फिर एक गैप करके चौथा था। अगर कुछ नहीं पता तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 5-5 के गैप में सारे अंक अक्षर लिखे हुए हैं, इसमें भी 5-5 का गैप जैसे हम करेंगे वैसे आपका हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। कर लेंगे। अगर आप कुछ नहीं जानते तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि BCDE गायब है F, GHI गायब है K, LMNO गायब है P, तो आ गया QRST गायब है U, है ना। तो सी ऑप्शन सही। जब कुछ भी नहीं पता, नहीं तो अगर आप अंक जानते हैं, पढ़े हैं, तो फिर आप देख रहे हैं कि 5-5 के गैप से सारे अंक लिखें, तो इसमें भी सारे के सारे 5-5 के गैप से आगे बढ़ाते जाओ, आपको यही ऑप्शन मिल जाएगा, सी। कर लेंगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, यक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई का जन्मदिन क्या होगा। ठीक, मतलब जिस 1980 की वो बात कर रहा है वहाँ पर गणतंत्र दिवस बता रहा है कि किस दिन था, शनिवार को था। इसका मतलब हुआ कि 1980 में जो 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस का मतलब क्या, 26 जनवरी, ये किस दिन बता रहा है, वो शनिवार के दिन बता रहा है। हमसे कह रहा है कि जो मिस्टर यक्स हैं इनका जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था। ठीक, तो हम पहले ये पता करें कि यक्स का जन्म 3 मार्च को जब 1980 में हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, तो 26 जनवरी को शनिवार मिला। अब देखो जनवरी में कितने दिन और बचे, 31 की जनवरी होती है, 5 दिन, 26 5 31। इसके बाद 1980 है ना, लीप वर्ष है, यहाँ पर फरवरी कितने की होगी, 29 दिन की। इसके बाद आया मार्च, तो किस दिन का पूछ रहा है, 3 मार्च का। जोड़ दो, 5 3 8, 9 8 17 और 2 और 1 3, इसका मतलब टोटल 37 दिन है। 7 से भाग दे दें ताकि हमको ये पता चल सके कि जो शनिवार है वो कहाँ तक रिपीट हुआ होगा। जैसे ही 7 से भाग देंगे शेष कितना मिलेगा हमें, 2। इसका मतलब 2 विषम दिन मिल गए। ठीक, तो अगर एक 26 जनवरी को शनिवार था तो 2 विषम दिन बनने का मतलब है कि 3 मार्च को क्या हो गया, शनिवार पे 2 दिन और बढ़ गए। तो क्या आ जाएगा, शनिवार से आगे रविवार, रविवार से आगे सोमवार। इसका मतलब हुआ कि 3 मार्च को सोमवार था। ठीक, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति है वाई, एक्स से 4 दिन बड़ा है। बड़ा होने का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहें कि आज हम 5 वर्ष के हैं और हमारा भाई 1 वर्ष बड़ा, इसका मतलब वो हमसे 1 साल पीछे पैदा हुआ था। अगर आप आज जितने भी दिन के हैं, अगर आपसे कोई व्यक्ति 1 दिन बड़ा है, इसका मतलब वो आपसे 1 दिन पहले पैदा हुआ था, है ना। इसका मतलब है कि अगर 3 मार्च को एक्स पैदा हुआ, ठीक, 3 मार्च एक्स का जन्मदिन था, तो 3 मार्च से ठीक 4 दिन पहले किसका जन्म हुआ रहा होगा, वाई का। तो वाई को 4 दिन पीछे कर दो। तो यदि 3 मार्च को सोमवार है तो 4 दिन पहले, मतलब 3 मार्च से 4 दिन पीछे लौटेंगे, तो 4 दिन पीछे आ जाओ, तो सोमवार में से 4 दिन घटा दो। सोमवार में से 4 दिन घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बृहस्पतिवार। आ गया, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 4 दिन बाद सोमवार हो जाएगा, है ना। तो पहले हमने ये पता किया कि अगर गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को शनिवार था, तो 26 जनवरी से लेके 3 मार्च तक कितने दिन है, 37 दिन। 7 से भाग दिए ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितने विषम दिन है, तो शेष कितना बचा, 2। इसका मतलब कि 3 मार्च को शनिवार से 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो शनिवार से 2 दिन आगे बढ़े तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार। अब कह रहा है कि ये यक्स है, ये यक्स का जन्मदिन था और वाई इससे 4 दिन बड़ा है। इसका मतलब एक्स 3 मार्च से 4 दिन पहले पैदा हुआ होगा, तभी तो 4 दिन बड़ा है। तो हम 4 दिन पीछे लौटेंगे, तो सोमवार से 4 दिन पीछे लौटेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बृहस्पतिवार। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, बृहस्पतिवार, है ना। मिलाइएगा आप लोग, देखिए आपका क्वेश्चन सही है या नहीं सही है। चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, रीजनिंग का ही है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इस तरह से एक टेबल बनाया है और इसमें से एक अंक गायब है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक आएगा।
है ना, कौन सी संख्या भरी जाएगी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होता है ये, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होता है, तब आपको पता चलता है कि किस किस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं, है ना। फिलहाल इसमें क्या है ये हम बता देते हैं। उसने किया क्या है, 5 और 1 का गुणा किया है, 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया है तो कितना आया है 5। यहाँ पर 6 और 1 को मल्टीप्लाई किया है, कितना आया 6। बाद में इस 6 और 5 को ऐड कर दिया है और बना दिया है कितना 11। यहाँ पर 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, और यहाँ पर 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 24 और 6 30। वही काम हम यहाँ पर करेंगे तो 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12, 12 और 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। कर लेंगे। पहले इन अंकों का आपस में गुणा कर लिया है, फिर गुणनफल को आपस में जोड़ करके बीच वाला अंक बना दिया है। 6 चौको 24, 3 दूना 6, 24 और 6 30, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। कर लेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो हम आपको बनाएं आसानी से आपको नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे। ठीक है। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक, देखो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। सारे टॉपिक हम पढ़ा भी चुके हैं आपको, है ना, वीडियो जाके देख भी सकते हैं आप। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 4:5। मान लेते हैं कि इसकी आयु 4x रही होगी, इसकी आयु 5x। फिर कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु, अगर इनको हम वर्तमान में लाएं तो ये 5 वर्ष पूर्व की बात है ना। 5 वर्ष पूर्व वर्तमान में आके ये हो जाएगा 4x + 5 का, ये हो जाएगा 5x + 5 का। 5 साल पहले की बात थी, 5 वर्ष आगे आके वर्तमान में आएंगे तो सब 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, है ना। और ए की वर्तमान आयु हमने पाई 4x + 5, और यही क्वेश्चन में बता रहा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है 29 वर्ष। इसका मतलब 4x + 5 = कितना है 29। तो 4x = 24। तो x का मान कितना आ गया 6। हमसे पूछा गया था कि b की वर्तमान आयु कितनी है, तो b की वर्तमान आयु कितनी है 5x + 5। x का मान 6 रखेंगे तो 6 × 5 = 30 और 5 35 साल आ जाएंगे। कर लेंगे। x और a और b की 5 वर्ष पहले की आयु का रेशियो पता था 4 और 5, हमने मान लिया ये 4x है, ये 5x। अब इसको वर्तमान में लाए तो 5 साल बाद वर्तमान पे आएगा ये, 5 साल आगे जाने पर। तो 4x + 5 ये हो गया, 5x + 5 ये हो गया। अब कह रहा है कि वर्तमान में जो a है उसकी आयु 29 वर्ष है, तो 4x + 5 जो संख्या में 29 के बराबर है, हमने 29 के बराबर कर दिया तो x का मान 6 मिला। 6 यहाँ पे रख दिया तो 6 × 5 = 30 और 5 35। b की वर्तमान आयु हमें कितनी मिल गई 35 वर्ष। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला। कर लेंगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं अगला। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x = 2 + 2⁻1/3 + 2⁻2/3 हो तो x³ - 6x² + 6x का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए। कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास आए जो क्वेश्चन पेपर लेके पहुँचे कोचिंग पे, है ना, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो टाइप किया गया है वो टाइपिंग में थोड़ा कुछ इस तरह से दिख रहा है 2 1/3 ऐसे, उनको नहीं लगा। वो सोच रहे थे कि ये 2 से 1/3 लिखा है ना। तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे एकदम। अब ऑप्शन तो हमें नहीं याद है कि यही थे कि नहीं, लेकिन पैटर्न सेम है ना। ये सारी की सारी घात है, 2⁻1/3 है, 2⁻2/3 है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसको सॉल्व करने का बस एक बार आप मेथड देख लेंगे, हमेशा के लिए हो जाएगा। कुछ करना नहीं होता हमें। जिसकी पावर 1/3 2/3 लिखी हुई है इसको एक तरफ रखते हैं, जो इसके पास पावर नहीं है इसको साइड कर देते हैं। मतलब पक्षांतर कर देंगे x - 2, यह आ जाएगा 2⁻1/3 + 2⁻2/3। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर उसकी वजह है कि इनके भिन्न में 3 घात लिखी हुई है ना, 1/3 लिखा है। इस 3 को हटाने के लिए हमें 3 का गुणा करना होगा, घन इसीलिए कर रहे हैं। तो आ जाएगा x - 2 का होल क्यूब 2⁻1/3 + 2⁻2/3 का होल क्यूब, है ना।
ए माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब 2 की पावर 3 माइनस 3ab फिर a माइनस बी, यही होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। यही सेम चीज़ यहाँ आएगी, तो a क्यूब तो 2 की पावर 1/3 इंटू 3 प्लस बी क्यूब 2 की पावर 2/3 इंटू 3 प्लस 3ab। अब देखो इसको हटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, 2 था, 1 था, 4 था, 3, ठीक, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। फिर आगे चलेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए का मान 2 की पावर 1/3, बी का मान 2 की पावर 2/3, ए प्लस बी मतलब 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। कर लेंगे इतना, कुछ नहीं किया हमने, केवल इन दोनों पक्षों का घन किया है। ए माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये है, ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये है, ठीक। अब देखो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 3 दूना 6x x माइनस 2, ठीक। इधर चलेंगे तो देखिए 3 घात से 3 घात कट जाएगी तो आ जाएगा 2, यहाँ कटेगा तो 2 की पावर 2 प्लस इसका गुणा होगा, जब आधार सेम होता है घातें जुड़ती हैं तो है 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3, ठीक। जब आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 1/3 प्लस 2/3 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/3, ये कट जाएगा घात 1, 2 की पावर 1 का मान कितना आ जाएगा 2, है ना। इसको कर लेंगे, घातांक करनी जब आगे पढ़ाएंगे तब आपको और अच्छा कैलकुलेशन मिल जाएगा इसमें। इसका मतलब इस पूरे का मान 2 है तो ये आ जाएगा 6। फिर यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। देखो ये ऊपर आप देख चुके हैं, ये लिखा है 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। इसका मान हम कितना रख सकते हैं, x माइनस 2, तो यहाँ रख देंगे x माइनस 2, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, इसका गुणा होगा तो आ जाएगा माइनस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 + 4 + 6x माइनस 12, ठीक। तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x, ये आ जाएगा 6 + 6x माइनस 12, ठीक। तो हम चाहें तो इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं, 6x माइनस x मतलब 6x माइनस 6, इतना ही होगा, इसके साथ घट जाएगा ये, ठीक है। अब देखो, अब सबको एक तरफ लाते हैं, हमें मान चाहिए एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब ये लिखा हुआ है, फिर है माइनस 6x², तो माइनस 6x² ये है, माइनस 6x² मतलब ये हो गया, ये हो गया, ध्यान देना सबको इकट्ठा कर लें जितना हमें चाहिए, प्लस 6x, देखो प्लस का 6x ये है, प्लस का 12x ये है, जब ये इधर आकर माइनस करेगा तो क्या बचेगा, प्लस का 6x, मतलब ये भी हो गया और ये भी हो गया, इधर आके माइनस हो गया। अब इधर बचा है क्या हमारे पास, -6, इधर बचा है माइनस का 8, ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8, तो ये घट के पूरा क्या बचेगा 2, ठीक। 75 कर लेंगे ना। जिसका मान हमें चाहिए था उनको हमने छाट के रख लिया, एक्स क्यूब चाहिए था, 6x² है हमारे पास, फिर x वाला टर्म था तो 6x को इधर ले आएंगे तो 12x में माइनस हो जाएगा तो प्लस का 6x बचेगा। इसके बाद इधर बच गया माइनस का 6, इधर -8 था तो उधर 75 किए तो प्लस का 8 हो गया, तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया 2। इसका मतलब ये ए ऑप्शन था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो कौन सा ऑप्शन से करेक्ट था, पहला वाला। आंसर कितना आ रहा था 2। कर लेंगे। यही एक क्वेश्चन पूरे पेपर में ऐसा था जिसमें कैलकुलेशन था, इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं था। 2 को हमें इधर ले जाना था, इसके बाद दोनों पक्षों का घन कर देना था, घन करने के बाद सबको सॉल्व करना था, गुणा करना था, जो घातें मैच कर रही थी उनका आपस में गुणा करना था। सारा कुछ सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में बचेगा उसको हम जो पूछा गया उसके हिसाब से पक्षांतर करते हैं, ठीक है। कर लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया इसमें 2, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं, यदि कोण PAC 50 अंश हो तो कोण PDB का मान बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आप डायग्राम बनाएंगे उत्तर आपके सामने आ जाएगा। कह रहा है एक वृत्त है, इसकी 2 जीवाएं हैं, कोई एक का नाम बता रहा है AB, जीवा है अभी ये, ठीक, AB, और दूसरी का नाम बता रहा है CD।
कह रहा है कि दोनों वृत्त के बाहर कहीं, इसका हमने तिरछा इसीलिए बनाया ताकि ये वृत्त के बाहर जा करके किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट सके। किस बिंदु पर? P बिंदु पर कह रहा है काट रहती है। फिर कह रहा है कि कोण PAC मतलब इसे मिलाना होगा हमें। अगर हम इसको मिलाते हैं, इस कोण का मान कितना बता रहा है वो? 50 अंश। ठीक, कह रहा है कि 50 डिग्री है इस कोण का मान। तो पूछा है कि PDB, इसका मतलब इसे भी हमें मिलाना होगा। इस कोण का मान पूछ रहा है हमसे, इस कोण का। देखो इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, जैसे हम पहला देखें, अगर हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ हम इतना जानते हैं कि ये एक सरल रेखा है, तो ये पूरा कोण 180 होगा। अगर ये थीटा है तो अंदर वाला 180 माइनस थीटा। ठीक, कर लेंगे, ऐसे कर लें। या फिर हम इसको भी ना करें, हम सीधे सीधे कह दें। अगर आप चक्रीय चतुर्भुज जानते हैं तो देखो ABCD ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहा जाता है? जिसके चारों बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं। जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं, ऐसा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। मतलब कोण A प्लस कोण D का मान भी 180 अंश होगा और कोण B प्लस कोण C का मान भी 180। मतलब आमने सामने के कोण अगर जोड़े जाएं तो 180 अंश आता है। तो अगर ये कोण 50 है और इसका योग 180 है, इसका मतलब ये वाला कोण कितना रहा होगा? 150 में से 50 घटा दें, अरे 180 में से 50 घटा दें, 130 आ जाएगा। और ये एक सीधी रेखा है, ये है एक सीधी रेखा है। अगर ये सीधी रेखा है तो ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक ऐसे 180 रहा होगा, जिसमें से इतना कोण 130 है, तो इतना कोण कितना होगा? तो 180 में से 130 घटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? 50 अंश का कोण आ जाएगा। ठीक, कर लेंगे। ये एक चक्रीय चतुर्भुज था ABCD। आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो ये 50 है तो ये 130 होगा। अगर ये 130 है तो इसके ठीक बाहर, चूँकि ये सरल रेखा है, 180 अंश का कोण बनाती है। अगर इतना 130 है तो इतना फिर कितना हो गया? 50। कर लेंगे। और जो हम यक्स मान के बता रहे थे कि अगर हम यहाँ वाले को थीटा मान लें तो ये कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। और इन दोनों का योगफल 180 होगा। मतलब 50 प्लस 180 माइनस थीटा बराबर 180 अंश होता है। 180 कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाए? चाहे जैसे लगाइए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? सी। कितने अंश का कोण होगा? 50 अंश का। ठीक, चलते हैं आगे, क्वेश्चन और लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का माशापा और लासापा क्रमशः 81 और 84 है और संख्याओं में 1:4 का अनुपात है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी? अब देखो, यदि आप हमसे, फिलहाल अभी हमने LCM SCF नहीं पढ़ाया है, जब से हमने YouTube चैनल बनाया है तब से अभी हम LCM SCF नहीं पढ़ा पाए। लेकिन जो लोग ऑफलाइन हमसे पढ़े होंगे उनको हमने बहुत अच्छे से बताया था कि आप एक चीज़ को जान लीजिए। अगर हम कह दें कि दो संख्याएं हैं, एक है 10 और एक है 15, आपसे हम कहें कि इन दोनों का रेशियो निकालिए, तो आप तुरंत रेशियो लगा देंगे यहाँ पर। अगर हम इसको देखें तो ये लिखा है 5×2 और ये लिखा है 5×3, है ना। तो जब हम इनके बीच में रेशियो का चिन्ह लगाते हैं तो देखो ये 5 से कट जाते हैं और हमें एक रेशियो मिलता है 2:3, है ना। ये सिर्फ हम भी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए कि जब किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनुपात निकाला जाता है तो उन संख्याओं से दोनों तरफ से एक निश्चित संख्या से यदि वो संख्याएं डिवाइड होती हैं तो वो संख्या हमेशा उन संख्याओं का क्या होती है? ये 5 जो है ये 10 और 15 का क्या है? HCF है, मतलब माशापा, है ना। तो एक चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी संख्याओं का रेशियो निकाला जाएगा और उनसे HCF दोनों तरफ से कट जाएगा तो दो ऐसी संख्याओं का रेशियो मिल जाएगा जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो संख्याओं से रेशियो की तरफ आने में क्या कट जाता है? HCF। और यही HCF यदि हमें पता चल जाए और हम इस रेशियो में गुणा करा दें तो हमें वास्तविक संख्याएं मिल जाती हैं। जैसे हम कह दें कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, इनका HCF मान 5 था, तो आप HCF से दोनों तरफ गुणा करा दीजिए। देखिए 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, आपको वास्तविक संख्या मिल गई। मतलब रेशियो में यदि HCF का गुणा करा दिया जाए, यदि संख्याओं का रेशियो पता है और उनमें HCF से गुणा करा दिया जाए तो हमें वास्तविक संख्याएं मिल जाती हैं। सेम यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में दी गई है। आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का जो HCF है वो कितना है?
21 है और जो एलसीएम है वो कितना है 84 है। हमें एलसीएम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधे सीधे कह देते हैं कि अगर इस संख्या 1 और 4 के अनुपात में है तो पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये थी। अगर हम इसको HCF से गुणा करा दें तो हमें वास्तविक संख्याएं मिल जाएंगी दोनों, ये होगी 21 और ये होगी कितनी 84। आप करके देख लेंगे, जब भी आप इनका HCF निकालेंगे 21 आएगा, LCM निकालेंगे 84 आएगा, और जब दोनों में संख्याओं का रेशियो निकालेंगे तो यही अनुपात मिलेगा 1:4। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है 84। कुछ नहीं था, छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होता कि जब भी संख्याओं का रेशियो निकाला जाता है तो उनसे दोनों तरफ कटने वाली राशि सदैव क्या होती है, उनका HCF होती है। मतलब जब संख्याओं से उनका HCF हटा दिया जाता है तो उन संख्याओं के बीच में रेशियो मिल जाता है। तो रेशियो को जब आप वापस HCF से गुणा कराते हैं तो आपको वास्तविक संख्याएं मिल जाती हैं। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज चलने वाली गाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लिया, तो तेज़ रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब उसके कहने का ये है कि एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी ये है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन पे जा रही हैं। मान लेते हैं ये धीमी वाली थी, इसकी गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ये तेज़ वाली थी, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। ठीक, कह रहा धीमी वाली रेलगाड़ी में यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, कहीं पे भी है एक व्यक्ति खड़ा है, इस रेलगाड़ी को इसे पार करने में कितना समय लगता है 18 सेकेंड। तो कह रहा है तेज़ रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं होता इन सवालों में, केवल आपको एक ही चीज़ करनी होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय के लिए आपको कोई खोजबीन नहीं करनी होती, या तो सवाल में दिया होता है या आपसे पूछा जाता है। सिर्फ आपको 2 चीज़ें निर्धारित करनी होती है। चाल, देखो जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं, जब चलने वालों की संख्या 1 से ज़्यादा होती है, एक साथ चलने वालों की संख्या 1 से ज़्यादा होती है, तो चाल की जगह हमेशा क्या लिखा जाता है, सापेक्ष चाल। ठीक, तो इस चाल की जगह हम क्या रख देंगे, सापेक्ष चाल। मतलब एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा कितना तेज़ या धीमा चल रहा है ना। और दूरी का निर्धारण किस तरह होता है कि पार किसको किया जा रहा है। देखो ये सिर्फ एक धोखा है कि इस ट्रेन को पार, ट्रेन है ये, इस ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार किया जा रहा है। मतलब कंडीशन ऐसी लगेगी जैसे ये एक बिंदु हो, ट्रेन के सापेक्ष एक व्यक्ति क्या है, एक बिंदु की तरह है, और इस बिंदु को एक L लंबाई की ट्रेन पार करे। तो जब ट्रेन का इंजन यहाँ पर होगा, गार्ड की बोगी यहाँ पर होगी, तो आप कहेंगे कि ये ट्रेन उस व्यक्ति तक पहुँची है। लेकिन जैसे ये ट्रेन ऐसे पार करके आगे निकल जाएगी इस तरह से, मतलब जब गार्ड की बोगी यहाँ होगी, इंजन यहाँ पे होगा, तब आप कहेंगे कि ये गाड़ी इस व्यक्ति को पार कर गई। इसका मतलब इसका इंजन पहले यहाँ था, अब यहाँ है, तो इसने कितनी दूरी तय की, अपनी लंबाई के बराबर। बस हो गया काम। जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल लेंगे, दोनों की चाल घटा देंगे। मतलब एक 90 से चल रहा है तो दूसरा 70 से, इतने किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल है। जो दूरी तय करनी है वो दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई के बराबर तय करनी है, और इसको तय करने में कितना समय लगता है, 18 सेकेंड का। अब ध्यान देना, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसका मान हमें चाहिए, पता नहीं किस में है, लेकिन ये सेकेंड में है। तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदल दें, तो क्या करें, हम 5/18 से गुणा करा दें इसको, तो ये आ जाएगा 5/18 गुणे कितना आ जाएगा, 20 बराबर L/18। 18 से 18 कट जाएगा तो L का मान 20 बचे 100 मीटर। कर लेंगे ना, दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि जब दोनों व्यक्ति एक दिशा में चलते हैं तो चाल घटाई जाती है, जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल निकालते समय चाल जोड़ी जाती है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमने चाल घटा दी। दूरी कितनी चलेगा, जब दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करना है तो फिर उसकी तो कोई लंबाई है नहीं व्यक्ति की अपनी, सिर्फ बचा कौन, जो ट्रेन उसको पार कर रही है उस ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो हमने उसकी लंबाई L मान ली। इसको पार करने में समय कितना लग रहा था, 18 सेकेंड। ये किलोमीटर प्रति घंटा था, ये सेकेंड था, तो हमने इसको 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिया। इसका मतलब दूरी जो आएगी वो मीटर में आएगी, जो समय होगा सेकेंड में होगा। 18 से 18 कट जाएगा, 20 बचे 100 मीटर लंबी वो ट्रेन थी जो उसको पार की थी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सेकेंड वाला। ठीक, चलते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं अभी, जल्दी से देखते हैं उनको भी। अब देखो ये प्रॉफिट लॉस का है। कह रहा है किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत कितना होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा
कि जब भी लाभ और हानि की गणना की जाती है सदैव क्रय मूल्य पे की जाती है, ठीक है। तो बिक्री मूल्य मतलब उसका सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वो बेच रहा था। कह रहा है बिक्री मूल्य के कितने पर बेचा है, 3/4 पे, इस रेट पर उसने बेचा है। तो बेचने से उसको मिला क्या है, 10% की हानि हुई। मतलब जब इस मूल्य पर वो बेचता है, अपने विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस के 3/4 पर बेचता है, तो उसको कितने रुपए मिलते हैं, 10% की हानि होती है। इसका मतलब क्रय मूल्य का कितना पाता है वो, 90% पाता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। जब वो विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचता है तो क्रय मूल्य का 10% हानि उठाता है। कह रहा है उसे मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 4 से इसको 4 से नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10। इस 2 का उधर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा SP/CP। ये 2 उधर जाएगा तो आ जाएगा 6/5। समझ रहे हैं इस चीज़ को। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के 3/4 पर बेचता है तो कह रहा है 10% की हानि होती है। इसका मतलब इसकी कीमत 3/4 की कीमत कितनी है, क्रय मूल्य का 90%, 10% हानि में चला गया तो बचा कितना, 90%। इसको सॉल्व करेंगे तो SP/CP एक तरफ कर लेंगे तो आ जाएगा 6/5। मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि जब वस्तु 5 रुपये में, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जब वस्तु 5 रुपये में खरीदी जाती है तो SP सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितने में बेची जाती है, 6 रुपये में। मतलब 5 रुपये में खरीद कर 6 रुपये में बेची जा रही, तो क्या मिला उसको, लाभ। अगर प्रतिशत लाभ पूछा है तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने की लागत पर। अब फिर हमने यही चीज़ याद दिला रहे हैं आपको, चाहे लाभ और हानि की दोनों में से किसी की गणना करनी हो, सदैव किस पे करते हैं हम, क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत चाहिए, तो 5 रुपये की वस्तु 6 में बेची गई तो 1 रुपये का लाभ हुआ कितने की लागत पर, लागत मतलब क्रय मूल्य 5 की लागत पर। और जैसे ही किसी संख्या को आप 100 से गुणा करते हैं वो किस में बदल जाती है, प्रतिशत में। 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20% का लाभ हुआ है। कर लेंगे। विक्रय मूल्य का 3/4 बराबर होगा क्रय मूल्य का 90%, क्योंकि कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। तो हानि क्रय मूल्य पे होती है और विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचा जाता है। कर लेंगे। हमने SP और CP, चाहे CP ऊपर रखो चाहे SP रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्षांतर सही करिएगा बस। ये देखिए कि 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बिकी तो 1 का लाभ हुआ, 5 की लागत में 100 से गुणा किए, मान प्रतिशत में बदल गया तो लाभ कितने का मिल गया आपको, 20% का। चलते हैं यहाँ के क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें। कह रहा है यदि मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना था। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आप ये देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता था। हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था एक CI कि A+B + A/B/100, है ना। अगर A% और B% की 2 चक्रवृद्धि ब्याज की दरें हों तो 2 साल का CI इतना होता है, जिसमें ये 1 वर्ष का होता है, ये पहले वर्ष का ब्याज होता है और ये दूसरे वर्ष का ब्याज होता है। अब यहाँ पर ब्याज की दर सेम है तो सब जगह A रख सकते हैं। ये पहले वर्ष का ब्याज होता है, ये दूसरे वर्ष का। मतलब पहले वर्ष का ब्याज अगर हम पता करें तो 5% था और दूसरे वर्ष का पता करें तो आएगा 5 + 5 × 5/100 मतलब 5.25%। अगर हमसे 2 वर्ष का ब्याज कहता तो इस पूरे को हम जोड़ देते, मतलब 5 × 5/100 तो 5 × 5 10.25% आता है। लेकिन सिर्फ दूसरे वर्ष का कहा है तो पहले वर्ष का ब्याज ये है 5% और ये पूरा मिलाकर दूसरे वर्ष का ब्याज है ना। तो 5 + 5 × 5/100, इसका मतलब दूसरे वर्ष हमें कितना ब्याज मिलेगा, 5.25%। इसका मतलब है कि 5.25% का मान यही हमें बता रहा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 420 रुपये। तो हमसे पूछा है कि मूलधन कितना होगा। मूलधन का मतलब कितने % का मान, 100% का मान। तो आ जाएगा 420 बटा 5.25 × 100। जैसे ही आप इसका दशमलव हटाएंगे 2 जीरो हम इधर और बढ़ा देते हैं, 25 से काट देते हैं, 25 दूना 50, 25 से कम 25, 25 चौको 100।
21 दूना 42 तो आ जाएगा 20, तो 20 गुणे 400 मतलब 4 दूना 8, कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। कर लेंगे। कुछ नहीं होता ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में 5% के हिसाब से दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा था, तो 5 + 5 गुणे 5/100 5.25% आ गया, और यही ब्याज 420 दिया है तो 5.25% का मान 420, तो 100% का मान निकाल दिए, कितना आ गया 8,000 रुपये। तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन थे जो मैथ और रीजनिंग से पूछे गए थे। आप इनको देखिए, समझिए, जो ना आए वीडियो रोक करके एक बार 2 बार समझने की कोशिश करिए, और जो भी लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं पहले, वो लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि 100 में से 100% जितना भी क्वेश्चन हमने यहाँ करवाया, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़े हुए, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने क्लास में ना पढ़ा हो, है ना। हर टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये आपके पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन हो गए। आप इनको मिलाइए और देखिए, फिर आप हमें बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही है। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं मैथ और रीजनिंग के पोर्शन पे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो भी हम अपलोड करते हैं आपको मिलता रहे, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू।